तो हमारे यहाँ एक डाबड़ी नाके का प्रकरण हुआ था और विधायक बलवान पूनिया के भाई ने आरएसी के जवानों को, जो उस वक्त आरएसी के जवान वहाँ पे नाका लगा के दिन रात ड्यूटी कर रहे थे कोरोना के बुरे वक्त में, उनके साथ बदतमीजी करी थी। ये जब छाँव के नीचे पंडाल लगा के भाषण देने आसान होते हैं, जब कोई नहीं जाता उस वक्त खड़ा रहना मुश्किल होता है। कोई नहीं जा रहा। उस दिन पता था कि प्रशासन आ रहा है बिल भरवाने और प्रशासन की गाड़ियां लेके आ रहे थे। उस वक्त कोई नेता नहीं था उनके साथ, सिर्फ मैं खड़ा था। तो मुझे कहा था आप क्या लेने आए? मैं भैया क्या लेने क्या आए यहाँ पे, तो इनका साथ प्रकरण हुआ था गांधी वाला, उसके बारे में लोगों का कहना है कि आप बीच में छोड़ के भागे पुलिस के डर से, इसके बारे में क्या कहना है? जैसे कहते हैं ना, विरोधियों को तो कोई चुप नहीं करवा सकता। विरोधियों का काम है विरोध करना, वो तो आपकी अच्छाई में भी आपकी कमी निकालेंगे। उन विरोधियों से जो लोग मेरे बारे में ये कह रहे हैं ये डर के भाग गया, तो 11 तारीख को वो लोग कहाँ थे उनसे पूछने वाला हो, उनके नेता कहाँ थे 11 तारीख को, कहाँ थे? कोई उनके पास कोई जवाब है कि ये हनुमान बेनीवाल तक ना पहुँचे। और हनुमान जी उस वक्त संसद का सत्र चल रहा था, फ़ोन नहीं मिल रहा था और उनको मैंने, और मेरा फ़ोन मुझे बंद करना पड़ा किसी का, भाई वो मेरा नंबर ट्रेसिंग पे था, तो मैं दूसरे नंबर से फ़ोन कर रहा और दूसरे नंबर, भाई मेरा नंबर जाए तो उठा ले, दूसरा वो जल्दी से नहीं देख पाया। मैंने मैसेज छोड़ा तो वो बोले कि मैं अभी इस वक्त आपको राजस्थान हाउस में मिलूँगा। मैं वहाँ राजस्थान हाउस पहुँचता हूँ, हनुमान जी का वेट करता हूँ। हनुमान जी को आने के बाद पूरा मामला, जो वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो और भी चीज़ें, वो सारी ज्यादती हो रही है, गाय कटी है और ये मामला है साहब, आप पर संज्ञान लीजिए। उसके बाद में हनुमान जी ने हाथों हाथ ट्वीट किया, ये बोले कि एक सोशल मीडिया पे किया। सोशल मीडिया पे इन्होंने पढ़ा नहीं अच्छे से कि डीजीपी, कलेक्टर और एसपी तीनों से खुल के वार्ता हुई थी उनकी, और उन्होंने सख्त शब्दों में मेरे सामने निर्देश दिए थे, जो बच्चे आपने गिरफ्तार करें उन पे कड़ी कार्रवाई मत करना, क्योंकि ये लड़के हमारी गिरफ्तारी ना तो आंदोलन मांग रहा था, ना वो गांव के व्यक्ति मांग रहे थे। इस आंदोलन के संघर्ष समिति के लोगों की गिरफ्तारी बलवान पूनिया, हमारे क्षेत्र का विधायक, जो सत्ता पक्ष है और जो विपक्ष है, वो मांग रहा था। तो मैं गिरफ्तारी दे के उनको आत्मिक शांति क्यों प्रदान करूं? हनुमान जी का भक्त हूं, वैसे भी और वैसे भी, राजनीतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। बड़े की पूछ नहीं होती जिस घर में, जब काका ताऊ दादाओं की पूछ नहीं होती, वो घर कभी आगे नहीं बढ़ता, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ता। मैं तो उन युवा साथियों को कहना चाहता हूँ, अगर आपके बाप दादा मेरा समर्थन नहीं करते हैं तो आप मेरे को वोट मत दें। मैं बाप और बेटे को लड़ा के राजनीति करने वालों में से नहीं हूँ। मेरा नाम है अभिषेक जाखड़, आप देख रहे हैं RJTV24। आज हमारी खास सीरीज है युवाओं की बात। इसमें आज हमारे साथ मेहमान होंगे कार्तिकेय जी डूडी, जो कि भादा तहसील से आते हैं। उनसे जानेंगे कि युवाओं को लेकर उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं भादा तहसील में, और अभी हाल ही में जो गांधी कांड हुआ था, प्रकरण हुआ था, उसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि उनके अंदर उनकी अहम भूमिका रही थी। तो आइए जानते हैं कार्तिकेय जी डूडी से कि उनके क्या क्या मुद्दे हैं और गांधी कांड में जो बात हुई उनके सबके बारे में। नमस्कार कार्तिक जी, आपका RJTV24 पर स्वागत है सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिकेय जी, हम शुरुआत करते हैं। पहले तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही है? आप मतलब डूडी परिवार से आते हो, तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही है, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए साहब, हम बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए तो पारिवारिक पृष्ठभूमि में आपको बता दूं, हम बिल्कुल एक किसान परिवार से हैं। हाँ, हम बिल्कुल एक ज़मींदार परिवार से होते हुए एक राजनीतिक घराने से संबंध रखते हैं, क्योंकि हमारा पुराना जो परिवार का चलता है, यूँ देखा जाए तो हमारे दादाजी परदादाजी से शुरू किया हुआ एक सफ़र था, जो आज तक हम अभी तक हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा राजनीतिक रूप से चौधरी धन्नाराम जी, जो हमारे परदादा जी थे, उन्होंने शुरुआत करी थी हमारी राजनीतिक सफ़र की। उसके बाद चौधरी यशवंत सिंह जी ने, मेरे दादाजी ने, उसके बाद उनके छोटे भाई चौधरी लालचंद जी ने उस सफ़र की कंटिन्यू रखा। उसके बाद चाचा श्री जयदीप जी डूडी, संदीप डूडी, और उसके बाद मैं इस सफ़र को कंटिन्यू रखा। लालचंद जी डूडी की बात करें तो वो मंत्री रहे हैं, और शायद जनता दल से रहे होंगे, है ना? हाँ, जनता दल से उन्होंने वो मंत्री रहे हैं, और आपके दादाजी प्रधान रहे हैं। तो ये तो मतलब राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी रही है। तो उसके बाद में जैसे आप राजनीति में आप कैसे आए, आपका आने का क्या मन था? देखिए साहब, मैं बताता हूँ आपको। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि हमारा जो सिस्टम था, जैसे अब मैं कह रहा हूँ कि परदादा जी के समय से चलता आ रहा है, धन्नाराम जी के समय से, तो ये, और जैसे मैंने पहले कहा कि हम एक किसान समाज से, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारे जितने भी संबंध हैं कोई वोटर और पॉलिटिशियन के नहीं है। हमारे लगभग जो संबंध हैं, जो हमारी भादरा परिवार के साथ है, वो एक सामाजिक संबंध है। हमारे परदादा जी ने ऐसी नींव रखी थी जिसको हमने समाज से जोड़ के चला था। आज जो हमारे साथ परिवार जुड़े हैं, उनके 3-3 पीढ़ियाँ निकल गई हमारे साथ, और बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से भाई वो परिवार हमसे दूर हुए या हम उनसे दूर हुए, कुछ भी रहे। पर
उन सब चीज़ों को देखते हुए जब आपकी एक परिपाठी बन जाती है एक परिवार की, जब आपके पूर्वज इस तरीके की आपको एक जिम्मेदारी सौंप के जाते हैं, तो वो अगली पीढ़ी पे एक उम्मीद बन के उठती है कि कल से चलो इनके परिवार के बुज़ुर्ग इनके ऊपर एक जिम्मेदारी छोड़ के गए हैं, तो क्या ये अगली जो आने वाली युवा पीढ़ी है उस वज़न को, उस उम्मीद को जगा पाएगी, उस उम्मीद को अपने बलबूते आगे लेके बढ़ पाएगी। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं राजनीति में उतरा, क्योंकि अगर 3 पीढ़ियों का अगर मैं जो जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई है समाज के प्रति, जो उन्होंने इस समाज में रह के एक समाज की सेवा करी है अपने लोगों की, अगर उसको मैं आगे कंटिन्यू नहीं रख पाया तो ये कमी हाँ बेशक हमारी होगी। तो मैं उस कमी को नहीं, मैं उसको अपनी एक कमी नहीं बनना देना चाहता। कार्तिक जी, मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो सफ़र है इसके बाद, जैसे आपने पारिवारिक पृष्ठभूमि तो बता दी, लेकिन आपके खुद के संघर्ष क्या रहे हैं? जैसे आपने भादरा के लोगों के लिए क्या किया? देखिए साहब, मैं 2018 में पास आउट होता हूँ, लॉ करता हूँ। बेंगलोर से मेरी लॉ होती है BA LLB ऑनर्स हूँ। उसके बाद मैं जुडिशरी की तैयारी करने जाता हूँ जयपुर। उसके बाद मैं अपनी जुडिशरी की तैयारी करता हूँ, मेरे प्रीलिम्स क्लियर होते हैं। मेंस की मैं प्रिपरेशन कर रहा था। उस दौरान क्या होता है कि हमारा पारिवारिक एक हमारे राजनीतिक झटका लगता है या कुछ भी मानिए, एक फ़ैसला लिया जाता है जिसमें हमारा परिवार इलेक्शन ना लड़ने का फ़ैसला लेता है, जो हमारे चाचा श्री ने ये फ़ैसला लिया था। उसके बाद जयदीप जी ने ये फ़ैसला लिया था, और यही फ़ैसला हमारे दादाजी PP सिंह जी ने कहा था, भाई हम कोई हमारे परिवार से जो अगुवाई कर रहे थे वो कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। तो इस फैसले को सुनने के बाद एक तरीके से मुझे क्षति पहुंची थी। भाई युवा था मैं, ये फ़ैसला मुझे नामंजूर था, पर जब बड़ों के फैसलों के आगे हमारी क्या चलनी थी, फिर भी चलो कोई बात नहीं, उस फैसले को हमने स्वीकार किया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने राजनीति की तरफ अपना रुख बढ़ाना शुरू किया। अब आप कहते हैं कि हमने शुरुआत कहाँ से करी? शुरुआत में मेरे को अच्छे से याद है मैंने कब करी थी, कोरोना के वक्त की थी, जब हल्का सा लॉकडाउन में ढील देने की शुरुआत हुई थी। तब हमारे यहाँ एक डाबड़ी नाके का प्रकरण हुआ था, और विधायक बलवान पूनिया के भाई ने RAC के जवानों को, जो उस वक्त RAC के जवान वहाँ पे नाका लगा के दिन रात ड्यूटी कर रहे थे कोरोना के बुरे वक्त में, उनके साथ बदतमीज़ी करी थी। तो उसका रिज़ल्ट ये था कि वो उस टाइम जो हमारे जवान थे उन्होंने उस स्वीकार नहीं किया उनकी बदतमीज़ी को और उसका जवाब दिया, तो उसका रिज़ल्ट उनको भुगतना पड़ा कि उनको लाइन हाजिर कर दिया गया, उनकी कोई गलती ना होते हुए। तो उस वक्त जो कोरोना काल था और उस वक्त जो बलवान जी पूनिया का उस वक्त नए जीते थे, तो लोगों में उस तरफ बोलने की इतनी हिम्मत नहीं थी, लोग जुटा भी नहीं पा रहे थे। तो उस वक्त शुरुआत सबसे पहले मैंने की थी, इस बात को उठाया था, ज्ञापन दे के आया था और उन RAC के जवानों की आवाज़ को बुलंद किया था। और इस चीज़ का चर्चा RAC की उस बीकानेर रेंज की उस बटालियन में हुआ था कि हमारी आवाज़ किसी ने, कोई कार्तिकेय डूडी करके है, उसने हटाई है, हमारे फेवर में बोला एक लड़का। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। उसके बाद हमारी बादरा में एक प्रिंस प्रकरण हुआ था, एक युवा लड़के के साथ जघन्य अपराध होता है, एक तरीके से मारपीट होती है, कुछ भी होता है, उसमें FIR दर्ज नहीं होती है। तो उस मामले में FIR दर्ज कराना और एक फेयर एंड फ्री जो इन्वेस्टिगेशन का काम है, जो पुलिस को करना चाहिए बिना किसी दबाव में, उसको करवाने का काम किया था। जिस उस पूरे प्रकरण में उस टाइम की CI थी, थानाधिकारी जो महोदय थी हमारी कविता जी पूनिया, उनको सस्पेंड होना पड़ा था। उसके बाद मैं नेठराना प्रकरण में गया। निठराना प्रकरण में उस वक्त गया, क्योंकि क्या है कि साहब ये जब छाँव के नीचे पंडाल लगा के भाषण देने आसान होते हैं, जब कोई नहीं जाता उस वक्त खड़ा रहना मुश्किल होता है। जब उस निठाना प्रकरण में कोई नहीं जा रहा, उस दिन पता था कि प्रशासन आ रहा है बिल भरवाने और प्रशासन की गाड़ियां लेके आ रहे थे, उस वक्त कोई नेता नहीं था उनके साथ, सिर्फ मैं खड़ा था। तो मुझे कहा था आप क्या लेने आए? मैं भैया क्या लेने क्या आए यहाँ पे, तो इनका साथ देने आए हम तो। और उनके साथ रहा था। उनकी जब गिरफ्तारी हो जाती है तो उनके साथ भाई हम वहाँ पे, अब पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही हमें, कोई बात नहीं, उनको लेके गई है, हम उनके पीछे पीछे जाते हैं ग्रामीण इकट्ठा होके, और पुलिस थाना गोगामेडी के आगे हम धरना देते हैं। और आखिर में रात को 8 बजे तक उनके 2 साथी जो जयपुर हाई कोर्ट से आए उनको मैं जमानत दिलाता हूँ 751 में। बादरा रात को 8 बजे SDM ऑफिस में उनको जमानत दिलाने के बाद मैं वापस घर पे आता हूँ। रात को 8 बजे तक आखिरी व्यक्ति था जो वहाँ पे खड़ा था। ये नेठराना प्रकरण है। उसके बाद हम बैठे थे साहब रामगढ़ प्रकरण, रामगढ़ आंदोलन में, जहाँ पे अमर सिंह ब्रांच का पानी का रेगुलेशन बदल दिया गया था, और जो आज़ादी के बाद शायद अभी पहली बार हुआ था, उतना अच्छे से चल रहा था वो एक रेगुलेशन जिसमें लोग खुश थे, पानी मिल रहा था, लोगों का काम चल रहा था, उसको इस तरीके से तोड़ मरोड़ के उस रेगुलेशन को पेश कर दिया गया था कि लोगों की बारियाँ कट रही थी, लोग पूरी तरीके से पानी लगाने में असक्षम थे और असमर्थ साबित हो रहे थे। उस वक्त रामगढ़ प्रकरण आया था और मैं
उस प्रकरण में, जब उस प्रकरण में किसी का वो कोई ऐसा नहीं था कि कोई अकेले ने लेके चला था, उस आंदोलन को बहुत से लोग लेके चल रहे थे, बहुत सीनियर लीडरशिप थी। उस आंदोलन में मैंने भी अपना सहयोग दिया था आखिर तक। उसके बाद अभी आपको थोड़े दिन पहले की घटना बताता हूँ। गांधी बड़ी में गोकशी की घटना हो जाती है। 11 तारीख को ये घटना है। 11 तारीख को 11 बजे सुबह मैं वहाँ मौजूद था उन साथियों के साथ। चंद साथी थे, 10-15 जने थे, 15-20 जने थे मैक्सिमम। उन साथियों को लेके बैठा, वहाँ पे हमारी बात हुई और उस जगह बैठने के बाद एसपी कलेक्टर आते हैं, हमारी 7 मांगे रख के हम लेके जाते हैं साथियों के साथ। 7 मांगे मानी जाती है। हम धरना स्थगित कर देते हैं जब तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आती। एफएसएल की रिपोर्ट आती है, हम 21 तारीख से धरना फिर शुरू करते हैं। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग, वो 26 तारीख तक हम उस आंदोलन को बड़ी सुंदरता से आगे लेके बढ़ते हैं। आखिर तक जब तक वो आंदोलन वहाँ पे उस ज़मीन से जुड़ा हुआ था, उस आंदोलन को हमने चलाने का और बहुत भरपूर उसमें ताकत प्रदान करने का काम किया था। अनटिल अनलेस जब तक प्रशासन ने आके वहाँ पे लाठी चार्ज नहीं करता, लोगों के साथ मारपीट नहीं होती और कर्फ्यू जैसा माहौल पैदा नहीं होता, तब तक मैं वहीं खड़ा था। और उसके बाद आज मैं आपके बीच में हूँ। और आज ये इतने मैंने आपको जो आंदोलन और मेरा संघर्ष गिनाया है, तो ये एक छोटी मोटी चीज़ें जो हमारी आम जिंदगी की मतलब एक राजनीति के जीवन में ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं और आने वाले समय में भी होती रहेगी। पर ये एक 2 साल के छोटे से स्पैम का मैं आपको टाइम बता रहा हूँ। इस दौरान भी बहुत ऐसी चीज़ें हुई है और भी कुछ आंदोलन आए। कहीं पे स्टूडेंट राइट्स के लिए गया हूँ, कहीं पे बच्चों को बसें नहीं मिल रही बस स्टैंड पे एग्ज़ाम देने के लिए। रिट के एग्ज़ाम थे और पेपर थे, बसें नहीं थी। लड़कों का फ़ोन आया, साहब बसें नहीं है भाई साहब। मैं उनके लिए सुबह 8 बजे उठ के 7 बजे उठ के उनको बसों का प्रबंध करवाता हूँ। ये चीज़ें साहब आंदोलन, ये कहते नहीं, ये हमारा डे टू डे लाइफ है। तो एक राजनीति में अगर आप ईमानदारी से उतरें तो आपका हर दिन संघर्ष से बड़ा हुआ है साहब। जी कार्तिक, जो हाल ही में जो प्रकरण हुआ था गांधी वाला, उसके बारे में लोगों का कहना है कि आप बीच में छोड़ के भागे पुलिस के डर से। इसके बारे में क्या कहना है आपका? साहब जैसे कहते हैं ना, विरोधियों को तो कोई चुप नहीं करवा सकता। विरोधियों का काम है विरोध करना। वो तो आपकी अच्छाई में भी आपकी कमी निकालेंगे। 11 तारीख को उन विरोधियों से जो लोग मेरे बारे में ये कह रहे हैं ये डर के भाग गया, तो 11 तारीख को वो लोग कहाँ थे उनसे पूछने वाला हो? उनके नेता कहाँ थे 11 तारीख को? कहाँ थे? कोई उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कार्तिकेय डूडी था, या फिर उस गांधी बड़ी के लोग थे, या फिर चिड़िया गांधी सरदारपुर आबास के लोग थे। जो अगर कोई हमारे कई साथी थे वहाँ पे, रवि था, राजपाल दायल था, जगमोहन कड़वासरा था, अनेकों नाम है। तो उनका कोई यूँ नहीं है कि अंत नहीं है। पर 11 तारीख को अगर कोई एक्टिव लीडरशिप से आया था, कोई एक्टिव पॉलिटिक्स से आया था, तो वो मैं था जो फुल फ्लैश्ड राजनीति कर रहा है। उसके बाद जब ये सारी एफएसएल की जांच हो जाती है, उसके बाद जब हम वापस ये धरना स्टार्ट करते हैं, तो पहले दिन से लेके 26 तारीख के अंत तक, 26 तारीख तक ये धरना चला था। 26 तारीख तक दिन रात मैंने अपना वक्त दिया, अपने संसाधन दिए, अपने लड़के जोड़े, अपनी भीड़ लाया, अपना मतलब मैंने मेरे परिवार तक के सदस्य, मेरी माता को, मेरी बुआ को ले जाके वहाँ बैठाने का काम किया। मैं आप साथ चलो, क्योंकि वहाँ पे मातृशक्ति भी आ रही है। अक्सर क्या होता है कि नेताजी हैं वो आगे तो आ जाते हैं, लेकिन अपने परिवार के लोगों को आगे नहीं बढ़ाते हैं धरने में। बिल्कुल हाँ, यही काम, क्योंकि वहाँ पे मैं जब गया तो मातृशक्ति हर दिन बढ़ रही थी। तो मैं वहाँ पे वादा करके आया, कल मैं नहीं आ पाऊँगा तो मैं आऊँगा, नहीं तो मेरे साथ मेरी वाइफ आएगी या मेरी माँ आएगी। तो मैं उस दिन मेरे साथ मेरी माता जी और मेरी बुआ जी को लेके जाता हूँ। वहाँ पे बैठते हैं, वो धरना चलता है। और 26 तारीख तक, जब 26 तारीख को मैं, कुछ लोग क्या कहते हैं कि इनको आसान लगता है चीज़ें लिख देना, इनको धरातल पे हुआ क्या है क्या नहीं, उनको घटना का कुछ अता पता नहीं है। अब 26 तारीख को जब वहाँ पे, जब उस दिन मैं दिन में मौजूद नहीं होता हूँ, तो मेरे पास फ़ोन आता है साथियों को, भाई साहब ये धरना बिखरने वाला है, लोग इसके अंदर घुस चुके हैं और ये मतलब एक तरीके राजनीति का सिस्टम शिकार होने वाला है, आप आइए इसको संभालिए। मैं दोपहर में बीच में मेरा कुछ पर्सनल काम गया था, वो छोड़ के आता हूँ, वो संभालते हैं। शाम तक उस धरने को शांतिपूर्वक रूप से चलाते हैं और शाम को कलेक्टर एसपी के साथ वार्ता होती है। उस वार्ता का प्रतिनिधि मंडल में मैं जाता हूँ और वहाँ पे हमारा फैसला, मैं आखिरी व्यक्ति जो अंदर रह के ये कलेक्टर साहब को कह के आने वाला था कि भाई कलेक्टर साहब, आंदोलन हम यूं ही चलाएंगे, आपसे जो कार्रवाई बनती है वो करते रहें, हम आंदोलन को स्थगित नहीं करेंगे। ये जवाब दे के आने वाला व्यक्ति भी कार्तिकेय डूडी था। किसी को पता है नहीं पता है, कोई अंदर नहीं था उस वक्त, क्योंकि मैं सारे साथियों को बाहर इसलिए निकालता हूँ कि आप बाहर चले जाओ, अंदर गिरफ्तारी हो सकती है। तो मैं गिरफ्तारी से डर रहा था क्या? मैं अकेला जब अंदर जा रहा हूँ कलेक्टर के पास, मैं जब अकेला अंदर एसपी के पास फाइनल आंसर लेके जा रहा हूँ, तो मेरे साथ जो 10 जने 12 जने हम प्रतिनिधि मंडल के अंदर गए थे, एक भी व्यक्ति नहीं था। क्यों नहीं था?
मैंने उनको बाहर निकाला था, हो सकता है अपन 12 को अंदर रख ले, क्योंकि हम मेन आदमी हैं और अंदर गिरफ्तारी हो गई तो बाहर सारा बिखर जाएगा। आप बाहर जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे गिरफ्तार रखेंगे। तो मैं अंदर जाता हूँ, मेरी ये जवाब दे के आता हूँ और वहाँ से निकल के आता हूँ बड़ा सेफली। और उन्होंने मतलब उनको या तो मौका नहीं दिया है, उनके दिमाग में नहीं आया इनको गिरफ्तार करने का। मैं वहाँ से निकलता हूँ, बाहर निकल के एक लास्ट वीडियो फुटेज है जिसमें राजेंद्र जी राजपूत है, मारो राजस्थान न्यूज़ से, उन्होंने वो इंटरव्यू चलते चलते भी लिया था। क्या रहा, मैंने बोला वार्ता विफल हो गई। बाहर आके धरना स्थल पे हमारा फैसला था कि बैठ जाओ। बैठ जाने का जब नाम से जैसे ही वो शोर हुआ, इतने में लाठी चार्ज की सी वो आवाज़ आती है कि भाई फोर्स आ गई। जैसे पुलिस फोर्स का आने का वो हुआ तो वहाँ से गांव की भीड़ निकल गई। भाई बच्चे थे, बच्चे निकल गए और बच्चों को देख के जनता निकल गई। जनता निकली तो मैं उनके साथ जाके उनको आगे मोड़ पे रोकता हूँ कि रुको रुको, भाग कहाँ रहे हो। इस चीज़ की बाकायदा वहाँ पे ग्रामीणों को मैं ले जाके आज भी कह सकता हूँ कि भागो मत, यहीं डटे रहो। मैं उनके साथ डटता हूँ। उसके बाद वहाँ पे एक मकान है जिसकी आज भी चिनाई चल रही है, वहाँ से वो कुछ लड़के उठा के ईंट फेंकते हैं। भाई कुछ युवा हैं, भावुक हो गए, उत्तेजित हो गए, उनको नहीं पता आगे क्या करना। मैं उनको कहता हूँ ईंट मत फेंको, कल को उल्टा, भाई हो सकता है ये हमारे लिए गलत कदम हो। मैं उनको वहाँ से निकालने का काम करता हूँ और आखिरी तक वहाँ पे उस मोड़ पे खड़े रहने का काम मेरा। तो मैं और पुलिस कम से कम 100-200 मीटर की दूरी पे थे। मैं उनको खड़ा देखता हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि भीड़ को निकालो सबसे पहले, क्योंकि पुलिस आ गई, अब गिरफ्तार करवाने का क्या मतलब है लड़कों को। इतने में एक हमारे सिविल के, भादरा पुलिस से हैं थाने से, वो सिविल में थे, वो मेरे ऊपर कूद, भाई एक तरीके से ऊपर आके कूद के पड़ता है कि झड़प करते हैं, झड़प करता है कि बोले इसको अरेस्ट कर लूँ। भागे हुए थे तो हाथों में पसीना आया हुआ था। मैंने एक तरीके से जिस तरीके से मेरा बचाव किया, उस आदमी को फेंकने का, हमारे पुलिसकर्मी को साइड में करने का काम किया, वो दूर हो जाता है, गिर जाता है। वो गिर जाता है तो आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं मैं वहाँ खड़ा रह के लो भाई गिरफ्तार कर लो? किस तरीके की राजनीति है साहब ये? वो मुझे गिरफ्तार करने आए, मैं 4 कदम भाग के, आगे वो लड़के खड़े थे तो वो आगे नहीं आया। हम इतने, मेरे जो साथी वहाँ पे थे वो बोले भाई साहब एक बार यहाँ से निकलो, यहाँ खड़े रहने का कोई काम नहीं है। मैं चलो कोई बात। हम उसके बाद वहाँ से गाँव में चले जाते हैं और तब तक हमें ये नहीं पता था कि किसकी गिरफ्तारी हुई है, कितने लोग हुए, इन्होंने गिरफ्तार किए हैं या नहीं किए हैं। उसके बाद हम वहाँ से फिर गांव से मुझे निकाला जाता है कि बोले भाई साहब यहाँ पे सेफ़ नहीं हो, आप गांव से निकलो। मैंने मेरे साथियों को छोड़ के मैं एक सेफ़ जगह जाता हूँ। उसके बाद मुझे वहाँ पे पता चलता है रात को 8 साढ़े 8 बजे कि हमारे कुछ साथी पकड़े गए, 4-5 साथी हैं, जिसमें राजपाल दायल फौजी साहब, रवि बंसल और 1-2 व्यक्ति और हैं। ये इनिशियल स्टेज में राजपाल दायल नहीं, राजपाल ढाका गिरफ्तार होता है। तो ये कुछ व्यक्ति हमारे शुरुआती रूप में गिरफ्तार हो जाते हैं। अब अगला जो स्टेज था मेरा, मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता रहा हूँ। मैंने सारी रात मेरे युवा साथियों से फ़ोन की, क्योंकि सारे इधर उधर हो गए थे, कोई हरियाणा में चला गया था, किसी ने फ़ोन बिखर गए, मतलब बिखर गए थे। एक अकेला व्यक्ति मैं था जिसके साथ सबके संपर्क हो रहे थे। मैंने सबको फ़ोन पे ये कहा था कल की तारीख, बोले कल क्या करना है भाई साहब? मैं बोले कल कुछ नहीं करना, पुलिस फोर्स ज़्यादा है, हम बिना मतलब बच्चों की बलि नहीं दे सकते, हम साथियों की बलि नहीं दे सकते। पुलिस फोर्स एक्शन लेगी, बच्चों के चोट लगेगी या मामले बनेंगे। इससे अच्छा है उन लड़कों को हरियाणा और राजस्थान की अनेक जो गौशालाएँ हैं उनमें भेजने का काम करो, ताकि आने वाले समय में जब अपने को भीड़ निकालनी पड़े तो कम से कम जो 3-4 हज़ार लोगों के साथ हम आंदोलन कर रहे थे, इसको 8-10 हज़ार लोगों का हम करें। तो इस चीज़ पे सब सहमत हुए। उसके बाद सुबह मेरा फ़ोन चालू रहता है, सुबह मेरे पास फ़ोन आता है कि भाई साहब हम गौशाला में इकट्ठा हो रहे हैं, क्या? मैं कुछ नहीं करना, आप गौशाला में इकट्ठे मत हो, आप अपना काम करो और जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनकी ज़मानत का काम करो। ये मेरे अटमोस्ट सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि जो लोग बच गए उनको सेफ करो और जो लोग गिरफ्तार हो गए उनकी ज़मानत का काम करो। उसके बाद 27 तारीख की बात है, 26 को, 27 तारीख को उसके बाद वहाँ पे एक तरीके से ऐसा माहौल हो जाता है कि भाई औरतें, भाई गांव में एक रैली निकाल रही थी, क्यों आदमी नहीं निकले थे। तो औरतें जब निकली तो उनके साथ काफ़ी औरतें जुड़ती गई, कुछ व्यक्ति भी। तो एक समय ऐसा आया कि उनके ऊपर पथराव हो गया। पथराव की जैसी ही घटना का पता चला, जो लड़के हरियाणा में थे, गौशाला में थे और लोगों को इकट्ठा करने का एक काम कर रहे थे, जागरूकता का काम कर रहे थे, उनको ये मैसेज मिला कि भाई साहब पथराव हो गया औरतों पे। तो वो लड़के आनन फानन में बिना सोचे समझे जितने भी वो व्यक्ति इकट्ठा कर सकते तो उनको लेके एकदम से वो झूम गांधी बड़ी की तरफ चल पड़ा। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक मौके पे वहाँ पे 2-2.5 हज़ार लोग इकट्ठा हो गए थे और
वहाँ पे कोई लीडर नहीं था, लीडरशिप करने वाला, या फिर यूँ मान लीजिए उस भीड़ को एक नेतृत्व देने वाला, या उस भीड़ को इकट्ठा करके एक दिशा में लेके चलने वाला व्यक्ति उस वक्त मौजूद नहीं था। उस वक्त मैं मौजूद था हमारी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के पास। आप दिल्ली से मिलने गए थे? मैं दिल्ली निकल गया था उस वक्त, क्योंकि वो एक क्रूशियल टाइम था। मैं हाथ पर हाथ रख के नहीं रख सकता था। जो यूँ सोच रहे हैं कि भाई गाँव में बैठ जाता, किसी के घर छुप जाता, या फिर जैसे मेरे युवा साथी गौशालाओं में घूम रहे थे, हरियाणा में घूम रहे थे, उसी तरीके से जब मुझे पता चला कि इनकी एक 3 DST की टीम एक्टिव हो चुकी है कि ये हनुमान बेनीवाल तक ना पहुंचे। और हनुमान जी उस वक्त संसद का सत्र चल रहा था, फ़ोन नहीं मिल रहा था, और उनको मेरा फ़ोन मुझे बंद करना पड़ा किसी का, भाई वो मेरा नंबर ट्रेसिंग पे था। तो मैं दूसरे नंबर से फ़ोन कर रहा, और दूसरे नंबर, भाई मेरा नंबर जाए तो उठा ले, दूसरा वो जल्दी से नहीं देख पाते। फिर मेरे को मैसेज आया, मैंने मैसेज छोड़ा तो वो बोले कि मैं अभी इस वक्त आपको राजस्थान हाउस में मिलूँगा। मैं वहाँ राजस्थान हाउस पहुँचता हूँ, हनुमान जी का वेट करता हूँ। हनुमान जी को आने के बाद पूरा मामला, जो वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो और भी चीज़ें, वो सारी दिखाता हूँ। इस तरीके की हमारे वहाँ पे ज्यादती हो रही है, गाय कटी है, और ये मामला है साहब, आप पर संज्ञान लीजिए। उसके बाद में हनुमान जी ने हाथों हाथ ट्वीट किया, ये बोले कि एक सोशल मीडिया पे किया। सोशल मीडिया पे इन्होंने पढ़ा नहीं अच्छे से कि DGP, कलेक्टर और SP तीनों से खुल के वार्ता हुई थी उनकी, और उन्होंने सख्त शब्दों में मेरे सामने निर्देश दिए थे, जो बच्चे आपने गिरफ्तार करें उन पे कड़ी कार्रवाई मत करना, क्योंकि ये लड़के हमारे ही हैं, और ये कोई गलत चीज़ की मांग नहीं कर रहे, ये एक इंसाफ की और सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बाकायदा इस चीज़ को उन्होंने DGP साहब के आगे रखा, और DGP साहब ने ही उनको बोला कि आप 2 दिन का वक्त दीजिए, हम इस पूरे मैटर को संभाल लेंगे। उसके बाद मैं वहाँ से निकलता हूँ, वहाँ से निकल के मैं विश्व हिंदू परिषद जाता हूँ। उसके बाद मैं नेशनल मीडिया की कवरेज के लिए मांग करता हूँ। 3-4 जगह मेरे जो लिंक्स थे उनको बोलता हूँ कि बादरा में ये मामला है, आप कवरेज, तब तक कवरेज नहीं हो रही थी नेशनल मीडिया में, मैं आप कवरेज कीजिए। उस मामले का वो प्रसंज्ञान लेते हैं, कवरेज चालू होती है। मेरे पास इंडिया TV के एक बंद जो हमारे घर पे आके, घर पे मेरे माता पिता को बोल के गया कि हम भाई साहब का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, इंडिया TV पे लाइव चलाना चाहते हैं। मेरा उस दिन मौका था, ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, राजनीति चमकाने की बात कर रहे हैं, धोखा देने की, मैं राजनीति करना चाहता तो उस दिन इंडिया TV के नेशनल टेलीकास्ट पे लाइव आ सकता था, पर मैं बोला मेरे साथ ही अंदर, और कल को मैं अगर यहाँ लाइव आ गया तो कुछ लोग जो मेरा वेट कर रहे हैं विरोध करने का, उनको मौका मिल जाएगा। मैं बोला मेरे जब तक साथी बाहर नहीं आते हम कोई नेशनल TV पे कोई बयान नहीं देंगे। उनको मैंने मेरी पूरी स्टोरी बताई, ये पूरा मामला है साहब, इस चीज़ को अगर आप अपने प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं तो रखने का काम करें। उन्होंने बाकायदा जो मेरे शब्द थे वो शब्द उन्होंने बाकायदा उस प्लेटफॉर्म पर रखे, और वो वीडियो आज भी मेरे पास इंडिया TV की और रिपब्लिक TV पे भी आए, आज तक पे भी आए। हमने पूरी कोशिश की है कि इस मामले को किसी भी हाल में ना दबाया जा सके, ये तो मेरी सच्चाई है। उसके बाद कोई मेरी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि इसे पीठ दिखा के भाग गया, कोई ये कह रहा है कि ये पकड़ में नहीं आया। तो ये सिर्फ वही लोग हैं जो कार्तिकेय डूडी को थाने में पिटता हुआ देखना चाहते थे। ये वही विरोधी लोग हैं जो ये देखना चाहते थे कि कार्तिकेय डूडी को भी पिटाई हो, कार्तिकेय डूडी की भी गिरफ्तारी हो। मैं गिरफ्तारी से नहीं डर रहा था, गिरफ्तारी देनी होती तो मैं उसी वक्त दे देता। मैं बोलो अंदर रह के न्यूट्रल होने से फ़ायदा है, आप बाहर रह के लड़ो। और ये गिरफ्तार कर, अगर ये सक्षम थी प्रशासन मेरे को गिरफ्तार करने में तो कर लेती। मेरा गिरफ्तार नहीं होना इस बात का प्रतीक है कि गोकशी आंदोलन में कार्तिकेय डूडी एक ऐसा व्यक्ति था जिसको प्रशासन पकड़ने में नाकामयाब साबित हुई। और ये एक बड़ी जीत है आंदोलन की कि हमारे एक एक्टिव मेंबर को, संघर्ष समिति के मेंबर को प्रशासन पकड़ नहीं पाया। उन्होंने अपनी 3 DST की टीम लगा दी थी कि इस व्यक्ति को पकड़ो, सिर्फ ये अकेला बंदा बाहर है, इसको पकड़ो और इसकी थाने के अंदर ना रगड़वाओ। पर मैंने वहाँ पे हार नहीं मानी। मैंने यही रखा कि अगर ये मुझसे ज़्यादा सक्षम हुए, मुझसे ज़्यादा तेज़ हुए, मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर मैं इनसे ज़्यादा सक्षम हुआ तो ये मेरी गिरफ्तारी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं गिरफ्तार नहीं हुआ और ना मैंने गिरफ्तारी देनी चाहिए। गिरफ्तारी दे के आप अपने आप को एक शून्य कर देने वाला काम करते हो, जिसके लिए ना तो आप आंदोलन में कोई किसी प्रकार का समर्थन दे पाते हो, ना किसी प्रकार का आप उसमें कोई विरोध कर पाते हो। एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, हमारी गिरफ्तारी ना तो आंदोलन मांग रहा था, ना वो गांव के व्यक्ति मांग रहे थे। इस आंदोलन के संघर्ष समिति के लोगों की गिरफ्तारी बलवान पूनिया, हमारे क्षेत्र का विधायक, जो सत्ता पक्ष है और जो विपक्ष है, वो मांग रहा था। तो मैं गिरफ्तारी देके उनको आत्मिक शांति क्यों प्रदान करूं? यही सवाल मैं आपसे यही करने वाला था कि कॉमरेड बलवान पूनिया जो आपके विधायक हैं, उनकी क्या भूमिका रही थी उसमें? इसमें साहब मैं बताऊं आपको भाई साहब, इसके अंदर कॉमरेड सत्ता पक्ष की बात करूं मैं, सत्ता पक्ष की उनकी सत्ता तो नहीं है ना, वो तो यहाँ के स्थानीय में तो सत्ता है भाई। आज के मुख्यमंत्री महोदय करीबी माने जाते हैं, करीबी है, और भादरा की तो सत्ता कहलाएंगे वो, भादरा की सत्ता में है वो। हाँ।
तो भादरा की जो सत्ता पक्ष है, भादरा में उनका यही रहा था कि एक तरीके से इस आंदोलन को कैसे कुचला जाए, इस आंदोलन को किस प्रकार से बदनाम किया जाए, और जो इस आंदोलन को लेके जो व्यक्ति लोग चल रहे हैं, व्यक्ति विशेष, उनको कैसे बदनाम करने का काम किया जाए। सबसे पहले तो इन्होंने 11 तारीख को ही कह दिया था कि ये लड़के जो आंदोलन कर रहे हैं वो दारू पी के कर रहे हैं, जो भी कुछ वो सरदारपुरा बास के युवाओं पे ये इल्ज़ाम लगा था। उसके बाद जब हमने आंदोलन शुरू किया तो बोले तो 4 दिन का, थोड़े दिन में हट जाएगा, पर जैसे जैसे जनाधार बढ़ता गया इतने इनकी बौखलाहट बढ़ती गई, और 26 तारीख को इनका यही था कि ये आंदोलन स्थगित ना हो, इस आंदोलन को उखाड़ फेंका जाए और ये आंदोलन फेल हो जाए। अंदर गए हुए जो प्रतिनिधिमंडल है वो किसी तरीके से कमज़ोरी दिखा दे और वो दब जाए, एसपी कलेक्टर के दबाव में आके इस आंदोलन को आज समाप्त कर दे। पर वहीं वो दबाव ना तो मैंने झेला, ना मेरे पे वो दबाव बना पाए, और हमारे प्रतिनिधिमंडल ने सारा फैसला मेरे विवेक पर छोड़ा था आखिर में, और मैंने यही मेरा फैसला लिया कि हम लड़ाई कायम रखेंगे, हमारी आप कार्रवाई करते रहे। तो जब हमने ये हमारा आंदोलन स्थगित ना करने का फैसला लिया, उसी वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष एक हो गए थे कि किसी भी रूप से जो विपक्ष था वो चाहता था कि ये आंदोलन गांधी बड़ी से निकले, क्योंकि जो हमारा क्या होता है, हर एक आंदोलन से एक नेता निकलता है। हाँ, तो उनका ये था कि इस तरीके से कोई यहाँ से नेता ना उभर जाए, क्योंकि जिस गांव में ये आंदोलन चल रहा था वो हमारे पूर्व विधायक जी का गांव था जो अभी विपक्ष में। तो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ये चाहते थे कि आंदोलन अभी का अभी इसी वक्त ख़त्म हो, पर वो आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ, उसको हमने आगे बढ़ाने का फैसला किया। तो उनकी बौखलाहट बढ़ गई, उस बौखलाहट में उन्होंने इस तरीके के काम करवाए कि इन बच्चों की गिरफ्तारी हो, युवा साथियों की गिरफ्तारी हो जितनी हो सके, और उनको इतना प्रताड़ित किया जाए जितना जैसे कि वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं। उनको जिस तरीके से मारा गया है, उनको जिस तरीके से टॉर्चर किया गया है, एक तरीके से आपको मैं ये बता दूं, वो एक हार्डकोर क्रिमिनल्स को भी इस तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जाता, उससे ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया गया है। और यही सोचने की बात है, अगर इसी तरीके से वो चाहते थे कि कार्तिकेय डूडी की गिरफ्तारी हो, कार्तिकेय डूडी भी इन्हीं के साथ इसी प्रताड़ना को सहे, तो मैंने ये साहब का पकड़ सकते हो तो आप पकड़ लेना, पर कार्तिकेय डूडी इतना कमज़ोर नहीं है, आखिरी समय तक लड़ेगा, और मुझे दबाने का काम करोगे तो हो सकता है मुझे ना दबा पाओ, पर आप अपना वजूद खो दोगे। इसके बाद में आखिर में निष्कर्ष क्या निकला उसका निष्कर्ष ये निकला है साहब कि जो व्यक्ति हमारे गिरफ्तार हुए थे उनकी तो हमने जमानत करवाई है, कुछ नामजद है, कुछ अभी भी जैसे नामजद है, उनकी हम एंटीसिपेटरी बेल लगाने का काम कर रहे हैं। और हर प्रकार से मैं गांव-गांव जाके जितने भी लोग थे, मैंने अभी तक कोई माइक नहीं पकड़ा है, अभी तक मैं किसी भी गांव में जाके भाषणबाजी नहीं की है, क्योंकि मैं इन भाषणबाजी में बहुत अच्छा हूँ साहब। मेरी आप पता करो, भादरा में बड़ा अच्छा भाषण देता हूँ, एक बार जमा यूँ कहते हैं ना कि जान आ जाती है लड़कों में, पर मैंने अभी तक वो काम नहीं किया, क्योंकि मुझे इसमें राजनीतिकरण पहले दिन से नहीं करना था। राजनीति करता तो मैं अब तक इस मामले को अलग रुख दे चुका होता। मैंने राजनीति नहीं देने का काम किया। मैंने अभी तक गाँव में गया, सब लड़कों को यही कहा था कि अब हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, और कानूनी लड़ाई में आपको कहीं भी कोई अड़चन आएगी तो उस चीज़ में मैं आपकी मदद करूंगा, जिसके लिए आज मैं हरियाणा तक जो जमाल और हमें चोपटा के लोगों से समर्थन मिला, उन्होंने भी बुला के मुझे बुलाया और रखा, अपनी बात रखी। तो मैंने उनको ये कहा, भादरा आओ, भादरा आपको अगर कोई कानूनी परेशानी आती तो मैं वहाँ पे हूँ, आप मुझे पहले फ़ोन करो, हम आपकी मदद करेंगे। दूसरी बात, अब इस मामले में क्या होगा, इसमें ये होगा साहब कि अब ये मामला गया कोर्ट के अंदर, अब इसका चलान पेश होगा। अब ये कब चलान पेश करते हैं, इनके पास टाइम है, उसके हिसाब से हमारा तो ये रहेगा कि अब हमारा जो वकील, हमारे जो लॉयर्स हैं, वो हमारा पॉइंट बिल्कुल स्ट्रॉन्गली रख पाए। हमारा जो पक्ष है वो मैं इतना स्ट्रॉन्गली रखना है कि सामने वाली जो पार्टी है उसको सज़ा, कठोरतम सज़ा देने का काम को, और हमारी लड़ाई अब कानूनी रूप से आगे बढ़ेगी। जी, जैसे आप अपन बात कर रहे थे कार्तिकेय जी कि आपके चाचा जी ने चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया था, तो क्या आप वो बताएंगे कि वो क्या कारण था कि आप चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया था? साहब, जिस प्रकार हमें पता है, जिस तरीके से हमें इतना ही पता है कि पार्टी के फैसले के ख़िलाफ़ उन्होंने जाने का, यूँ कहा कि हम पार्टी के फैसले के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, हम पार्टी के ख़िलाफ़ चुनाव नहीं लड़ेंगे, और जो पार्टी ने फैसला लिया है हम पार्टी के साथ रहेंगे। ये कारण था उनका चुनाव ना लड़ने का, और इसी पार्टी लाइन पे चलने के कारण उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। अच्छा, अभी आपकी जैसे राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि बात करें, लंबी रही है, तो अब क्या कारण है कि आपकी जो पृष्ठभूमि है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है राजनीतिक दृष्टि से? इसमें साहब क्या है कि कारण यही है कि एक तो सबसे बड़ा कि हम चुनाव नहीं लड़े। भाई, जो आप 19 ये देखा जाए 67 से पहला चुनाव लड़ा था एमएलए का, विधानसभा का, 1967 से लेके आप कंटिन्यू चुनाव लड़ते आए हैं 2013 तक, और 2018 में आके सडनली आप एकदम से बोलते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो लोग, सबसे पहले तो लोगों का मन पीछे पड़ा। उसके बाद क्या है कि
जिस तरीके से चाचा जी ने जिस तरीके से एक तरफ इशारा किया था वोट का, तो वो एक सबसे बड़ा नुकसानदेह का उसका एक मतलब फैक्टर, एड ऑन फैक्टर काम कर गया कि इन्होंने एक दूसरी पार्टी को वोट दिलाने। सुनने में ये बलवान पूनिया जो कामरेड साहब हैं उनको सपोर्ट किया था। बिल्कुल उनको ही सपोर्ट किया था, वो उनका निजी फैसला था। तो उसके बाद ब्लॉक चुनाव में जिस तरीके के हमने जिस प्रकार से जयदीप चाचा जी ने 3 या 4 ब्लॉक निकाले थे, उसमें फिर उन ब्लॉक मेंबर्स को भी कामरेड साहब को उन्होंने देने का काम किया कि भाई उनके पंचायत समिति और जो जिला, हाँ, जो ब्लॉक मेंबर्स थे पंचायत समिति के, उनको उनके सुपुर्द कर दिया गया था, खुद का वोट भी नहीं डाला था। तो ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये बार बार मतलब इस तरीके की राजनीतिक फॉल्ट्स होते गए, और इसी कारण एक क्या कि लोगों का मन पीछे पड़ता गया कि यार, क्योंकि उन फैसलों में जनता का कोई एक तरीके से जनता में बहुत गलत मैसेज गया था कि यार इस तरीके के फैसले डूडी परिवार नहीं लेता है, और इस तरीके के अगर फैसले डूडी परिवार लेगा तो परिवार एक राजनीतिक रूप से उनको बहुत बड़ा हानि का सामना करना पड़ेगा। तो उसको देखते हुए लोग पीछे उनका मन पीछे पड़ता गया। तो इस कारण थोड़ा सा क्या है कि लोगों में एक तरीके से रोष है, गुस्सा है, थोड़ा सा वो नाराज़ है, और इसी कारण हमें थोड़ा उस कारण ही हमें राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा। अभी आपके जो चाचा जी हैं वो भी कह रहे हैं कि आने वाले समय वो चुनाव लड़ सकते हैं, सुनने में है, और आप भी युवा हो, आप भी तैयारी कर रहे हो 2023 की, तो इसके बारे में क्या कहना है? सब देखिए, क्या आप परिवार के खिलाफ जाओगे या फिर परिवार का हमारा साथ पहला काम तो ये है कि देखो, हम सबसे पहले तो हम परिवार एक करने का काम करेंगे। अभी तैयारी वो कर रहे हैं, तैयारी मैं कर रहा हूँ, इस चीज़ में कोई बड़ी मतलब एक तरीके से में कोई गलत भी नहीं है। एक तरीके से परिवार को ही स्ट्रॉन्ग करने का काम कर रहे हैं, अगर वो भी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ तो नुकसान नहीं है। आखिर में एट द एंड ऑफ द डे आप ये मान के चलें, कर तो परिवार के लिए ही रहे हैं और अपने वोटर्स के लिए ही कर रहे हैं। तो अभी टाइम पड़ा है इलेक्शन का, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हमारा परिवार एक होकर चुनाव लड़े, और एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, और बड़ी सुंदरता के साथ ये 2023 का विधानसभा इलेक्शन देखने को मिलेगा, और हमारा परफॉर्मेंस भी इस इलेक्शन में बड़ा शानदार रहेगा। क्योंकि देखिए साहब, मैं सुबह शाम लगातार मेहनत कर रहा हूँ इस मामले में, और मैं जहाँ तक लोगों की एक आवाज़ में पहुँचने का काम कर रहा हूँ। और विरोधी है, जिनको देखो विरोध करना है, विरोध का काम करते रहेंगे। अब जैसे गांधी प्रकरण है, उसमें भी विरोध कर रहे हैं, पर पहुँचने का काम किसी और ने नहीं किया। वहाँ पे पहुँचने का काम, उस आंदोलन को खड़े करने का काम, उसमें रहने का काम मैंने किया। उन साथियों के साथ मैं भी था, और उन साथियों में बाकायदा मैं नाम ले लूँ, रवि बंसल था, राजपाल दायल था, राजपाल डाका था, और हमारे अनेकों और साथी थे, जिसमें जगमोहन था, सुरजीत था, अपने बेनीवाल, विक्रम बेनीवाल, और अनेकों साथी थे जिनका कोई यूँ नहीं है कि जितना नाम लेते जाएं उतना कम है। सुरेंद्र डूडी था। पर अब ये क्या अकेले का काम नहीं था, पर हम सब ने मिल के कंधे से कंधा जोड़ा, तब जाके आंदोलन खड़ा। पर हम मेहनत कर रहे हैं साहब, कहने का मतलब ये है। कार्तिकेय जी, आप और अगर चाचा जी की बात करें आपके, तो वो अलग अलग पार्टी से, आप तो क्या कौन सी पार्टी से आप दांव खेलोगे? देखिए साहब, मैं तो आप आरएलपी से हो और वो कांग्रेस से। देखो साहब, मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ, वैसे भी और वैसे भी, राजनीतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। और मैं आरएलपी का दामन मैं पकड़ चुका हूँ, और मेरा लीडर मैं हनुमान बेनीवाल जी को मान चुका हूँ। मैं आरएलपी को किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाला, और कोशिश रहेगी कि पूरा परिवार हम एक होकर आरएलपी की टिकट पे चुनाव लड़े, और चाचा जी मेरे अंदर इस विधानसभा चुनाव में विश्वास दिखाने का काम करेंगे। ये चीज़ का इन फ्यूचर अगर कांग्रेस पार्टी उनको मतलब दांव खेल लेते हैं उन पे, तो फिर क्या करोगे? है तो चुनाव फाइनल है आरएलपी, तो फिर आप आमने सामने चुनाव लड़ोगे? कोई बात नहीं। ये देखिए, ये आने वाले समय की बातें हैं। अगर इस तरफ तो कह रहे हो कि हम परिवार को एक करने का काम करेंगे इस तरीके से, पर अगर कांग्रेस पार्टी उनमें विश्वास दिखाती है तो वो उनका फैसला होगा, वो क्या करना चाहते हैं। पर मैंने आपको ये चीज़ कह दी है कि मेरा चुनाव फाइनल है। मैं 2023 के विधानसभा चुनाव में आरएलपी की टिकट से उम्मीदवार हूँ, और मैं नामांकन भरूँगा, और चुनाव भी बड़ी बखूबी, बड़ी शानदार तरीके से लड़ूंगा। जैसे आप बात करें हनुमान जी बेनीवाल की, तो वो उनकी एक छवि ऐसी भी है कि वो एक जाट समाज से ज़्यादा मतलब कहते हैं कि जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, कुछ लोगों का कहना है। तो उसके बारे में क्या कहना है कि वो कहते हैं कि जाट ऐसे हैं मतलब ज़्यादातर जातिवाद की बात करते हैं। साहब, उसके बारे में क्या कहना है? मैं बताऊँ, उसका नुकसान नहीं होगा आपको? कहने वाले तो कहते रहेंगे। आज जालोर में गए थे कुछ दिन पहले, वहाँ पे जो बच्चा इंद्र मेघवाल जिसकी मृत्यु हुई, तो वो तो जाट नहीं था। हाँ, आंदोलनों में हनुमान जी हर जगह हर एक इंसान की, हर जाति के, हर समुदाय के साथ हैं। जहाँ पे
अगर अन्याय हुआ है, जहाँ पे कोई जघन्य अपराध हुआ है, जहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, जहाँ पे किसी प्रकार से कोई प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे एक ही उम्मीद जागती है हनुमान बेनीवाल की। और वो व्यक्ति पूरे राजस्थान में हर समुदाय, हर जाति के लिए काम कर रहा है, चाहे वो कहीं से भी हो, कुछ भी हो। हाँ, मैं आपका ये कहता हूँ एक टैग जरूर है उनके ऊपर इस तरीके का जातिवाद का, जिस तरीके आप कह रहे हैं भाई विरोधियों का लगाया हुआ कुछ भी मानिए, पर आपको मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र से वो राजनीति कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र की राजनीतिक समीकरण कुछ और है। हर क्षेत्र का, हर विधानसभा का राजनीतिक समीकरण अलग होता है, हर चुनाव का अलग होता है। तो उसी प्रकार वो जिस क्षेत्र से कर रहे हैं उनका अलग है, और हमारी भादरा का जो चुनावी समीकरण है वो इस प्रकार से नहीं है। हमारे यहाँ पे जातिवाद के हिसाब से कोई वोट नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है, ना कोई संप्रदाय के हिसाब से। हमारी यहाँ पे एक अलग तरीके का मुकाबला होता है, अलग समीकरण बैठते हैं, और ये जो 2023 का चुनाव है RLP की टिकट पर, उन्हीं समीकरणों पर लड़ा जाएगा जो धरातल के समीकरण बनेंगे यहाँ पे। कार्तिक जी, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, आप रालोपा की बात करें, रालोपा में युवा ज़्यादा सक्रिय दिखाई देते हैं, लेकिन आपके साथ युवा कम दिखाई देते हैं, इसके पीछे का कारण? क्योंकि साहब जो आप रालोपा को जैसे कह सकते हैं कि युवाओं की पार्टी है, आप ये मान के चलिए, जो हमारी एक, आप साथ में ये भी मान के चलिए कि एक डूडी परिवार की भी पार्टी है भादरा में, और जो हमारे साथ जो परिवार जुड़े हुए हैं वो 3-3, 4-4 पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। तो मेरे साथ जो बुज़ुर्ग हैं, जो बड़ी उम्र के हैं, जो मेरे काका हैं, ताऊ हैं, उनको मैं साथ लेके चल रहा हूँ। और मेरी सोच यही है कि जो भाई ये एक तबका होता है ना, जो मतलब हमारे चाचा ताऊओं वाला, वो तबका जब अगर आपका समर्थन कर दे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। कोई कहता है कि युवाओं को कोई रोकने वाला नहीं होता, युवा एक तरफ, पर युवा जब जब जिसकी तरफ हुए वो आदमी, मतलब हमारी भादरा का समीकरण बता रहा हूँ, जिसने जब युवाओं का एक तरीके से समर्थन लिया है, युवाओं का आगाज़ हुआ है, तो बाद में उन युवाओं से जाके आप पूछोगे तो वो कहेंगे यार हमारे साथ तो धोखा हुआ है। जिस घर में बड़े की पूछ नहीं होती, जिस घर में जब काका ताऊ दादाओं की पूछ नहीं होती, वो घर कभी आगे नहीं बढ़ता, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ता। मैं तो उन युवा साथियों को कहना चाहता हूँ, अगर आपके बाप दादा मेरा समर्थन नहीं करते हैं तो आप मेरे को वोट मत दें। मैं बाप और बेटे को लड़ा के राजनीति करने वालों में से नहीं हूँ, जो कहे कि चल तेरा परिवार उधर दे रहा है, तू तो मुझे दे दे वोट। नहीं, तेरा बाप जहाँ कहे, तेरा चाचा जहाँ कहे, तुम्हारे परिवार का बुजुर्ग जहाँ कहे, उधर वोट दो। मुझे वही लोग वोट दो जिनका विश्वास मेरे ऊपर है, जो परिवार पूरा का पूरा, जो धड़ों की राजनीति करते हैं। मैं उन धड़ों की राजनीति करने वाले लोगों में से हूँ। मैं 4 दिन की युवा राजनीति करके उनको फिर बीच रास्ते में छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। मेरी राजनीति बड़े बुजुर्गों के साथ शुरू होती है, उन बड़े बुजुर्गों के साथ मैं युवाओं को लेके चलना चाहता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन तो फिर आपके साथ भी क्रिएट होगी। किस प्रकार से? जैसे एक तरफ होंगे आपके चाचा जी मैदान में, एक तरफ आप होगे, तो हाँ जी, तो फिर आप पे लोग कैसे विश्वास जताएंगे? मैं मेरी मेहनत पे विश्वास नहीं चाहेंगे साहब। मैं रात दिन, जब अगर मैं सुबह 9 बजे निकल के यहाँ से रात को 10 बजे 11 बजे तक घर पे आ रहा हूँ, और मैं सारा दिन क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में हूँ, उनकी सहायता कर रहा हूँ, उनके काम कर रहा हूँ, उनके फ़ोन अटेंड कर रहा हूँ, उनके दुख सुख हर पल उनके बीच में हूँ, तो वो जो जनता के बीच में जो मुझे विश्वास मिल रहा है और हर दिन उनका जो प्यार प्रेम मुझे अगले दिन बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, उस विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ूँगा, और उसी विश्वास के आगे मुझे चुनाव लड़ने की ताकत प्रदान होगी। कार्तिकेय जी, अब मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। आप जैसे 2023 की घोषणा कर चुके हैं कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ मैदान में, और बुजुर्गों युवाओं के आशीर्वाद से, तो आपके भादरा तहसील के अंदर मुद्दे क्या रहने वाले हैं? देखिए, हमारे सबसे बड़ा मुद्दा मैं बताऊँ आपको क्या है। हमारे सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का, बाराबंदी का, चकबंदी का। ये मेरा सबसे पहला एटमोस्ट मुद्दा रहेगा। युवाओं के लिए रोज़गार लाने का। हमारे क्षेत्र में क्या है कि साहब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है अभी तक किसी प्रकार की, और एक तरीके से साइडलाइन ही रहा है कि इंडस्ट्रीज़ के मामले में। तो मेरा ये रहेगा, अगर कल को अगर मैं इस चीज़ में आके कुछ बन जाता हूँ, ताकत आती है, तो क्षेत्र के युवाओं के लिए यहाँ पे एक इंडस्ट्रीज़ आने से अवसर होता है। तो मैं इंडस्ट्रीज़ ला के, मेरा यही है कि यहाँ पे कुछ औद्योगिक क्षेत्र इसको बनाया जाए, ताकि यहाँ के युवाओं को, लोकल युवाओं को उससे जोड़ने से का मौका मिल सके और उनको रोज़गार मिले। दूसरा, धरातल पे अगर कोई काम है तो वो है यहाँ पे साहब 2 बड़ी हमारी नहर हैं यहाँ पे, सिद्धमुख नहर और अमर सिंह ब्रांच। तो उनके अंदर जो हमारे पानी की शॉर्टेज चल रही है, जो जितना उनका पानी प्रस्तावित है उससे बहुत आधे से भी कम पानी उनको मिल रहा है, और उनके रेगुलेशन पिट रहे हैं बार बार। तो मेरा मेन मुद्दा वही रहेगा
कि आप धरातल पे काम करो। पूरा पानी का भाई जनता आज अब हमारा जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, हमारा यहाँ खेती का काम है, ज़्यादातर ज़मींदार लोग हैं, किसान परिवार से ज़्यादा लोग हैं। तो मेन मुद्दा हमारा वही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आपकी बाराबंदी हो, ज़्यादा से ज़्यादा चकबंदी हो और पूरे क्षेत्र की चकबंदी हो, ताकि पानी की जो कमी जो झेल रहे हैं, जो पानी नहीं लग पा रहा है, वो काम ना हो। और दूसरा, आपकी दोनों नहरों का पानी जो पिट रहा है, चाहे हरियाणा से पिट रहा है, चाहे वो कहीं पीछे से जहाँ से भी पिट रहा है, वो पूरा पानी लेके आप अपने क्षेत्र को समृद्ध बनाने का काम करें। ये पहली दो काम है, क्योंकि ये हमारे किसान परिवार, क्यों जो लगभग हमारी पॉपुलेशन है, वो लगभग हम किसानी से बिलोंग करते हैं। दूसरा, मैंने आपको औद्योगिक क्षेत्र बताया, औद्योगिक फील्ड में मुझे काम करना है, क्योंकि जो युवा शक्ति है वो मैन पावर का काम करती है। मैन पावर ज़्यादातर आप यूटिलाइज़ कर सकते हो भाई, एक तरीके से जो उनको प्रॉपरली यूटिलाइजेशन है वो है कि आप इंडस्ट्रीज़ में ले सकते हैं। हमारी युवा शक्ति आज गुजरात में है, आज आप तमिलनाडु में जाके देखिए, आप कर्नाटक में जाके देखिए, आप हरियाणा के गुड़गांव में, और ये एरिया जो बिल्कुल स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित है, वहाँ पे भादरा के हर गांव से युवा जा रखे हैं, ट्रांसपोर्ट में, कोई स्टोरेज में, कोई किसी काम में, क्योंकि उनमें काम करने की ललक है, पर उनको यहाँ पे काम करने का अवसर प्रदान नहीं है। तो उनको इस क्षेत्र को छोड़ के बाहर काम करना पड़ता है। मेरा काम है कि उनको जब अवसर यहाँ प्रदान किया जाए तो उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा, घर परिवार के पास रह के काम करने का मौका मिलेगा। कार्तिक जी, एक चीज़ और बताइए कि आपने जैसे दो प्राथमिकताएं तो बता दी, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से बात करें कि आप भी एजुकेटेड हो, लॉ की हुई है आपकी, तो भादरा के युवाओं के लिए एजुकेशन के लिए आपकी क्या प्राथमिकता है? देखिए साहब, हमारी क्या है कि एक तो क्या क्षेत्र में शिक्षा अच्छी है कुल मिला के। आप यहाँ पे कॉलेजेस देखिए, आप लगभग एग्रीकल्चर कॉलेज आप यहाँ प्राइवेट देखिए। अभी हमारे देखिए विधायक साहब का मानना पड़ेगा, काम उनके अच्छे हैं तो वो भी मानने पड़ेंगे। अभी जोगीवाड़ा में उन्होंने राजकीय महाविद्यालय एग्रीकल्चर का भी उन्होंने पास करवाया है। और उसके बाद आप हमारे यहाँ स्कूल जो फैसिलिटीज़ है उनको देखिए, अच्छी प्राइवेट स्कूल्स हैं एज़ वेल एज़ हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स भी अच्छे हैं। आप क्योंकि जो SDMC है वो गांव की जो इकाई है बहुत अच्छा काम कर रही है। मेन क्या है कि साहब ये योजनाएं मैं आपको क्लियर बताता हूँ, आप या तो सेंटर की योजना आएंगी या आपकी स्टेट की योजना आएगी, आपको उनको इम्प्लीमेंटेशन करना है प्रॉपर्ली। आप इम्प्लीमेंट करो उन योजनाओं को, आप इम्प्लीमेंट अच्छे से करोगे तो आपके कहीं काम में नहीं। आपकी अटमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि यार ये सड़कें तो पास करवानी है आपको बन के। पानी सर क्या होता है कि सरकारें घोषणा तो कर देती है लेकिन वो धरातल पे बहुत कम होती हैं। सब अब जैसे कि आपकी ये बात है, अब ये मामला आ गया कि जैसे कि बजट में घोषणा होगी, धरातल पे नहीं हुआ कुछ भी काम। तो सब ये काम तो आप भी समझते हैं कि बजट में घोषणा होती है, उसका हम सब समझते हैं कि 70% तो ये सरकारें जो भी आती है सब साफ हो जाता है, धरातल पे सिर्फ 30% पहुंचता है। पर जो आपके तक पहुंच रहा है, जो पंचायत समिति में पैसा आ रहा है, जो जिला परिषद के थ्रू पैसा आ रहा है, जो आपके ग्राम पंचायत के लिए काम आ रहे हैं, उन जो अगर वो पैसा आ रहा है उसकी खाई की बंद करके आप सीधा कोई कमीशन खोरी ना करके उनको पूरे पैसे को जनता तक पहुंचाने का काम करें, तब तो है आपकी एक यूँ माना जाए कि आपकी समझदारी। अगर आप एक तो 70% वहीं ख़त्म हो गया, उसके बाद 30% पैसा आ रहा है उसमें कमीशन खोरी चालू कर दी, उसके अंदर खुद का कमीशन रख लिया, उसका ठेकेदार का हो गया, ये हो गया, तो वो पैसा पहुँचता 5% पहुँचता है जनता तक और फिर वो जनता त्राहित होती है। तो इसमें ना तो कुछ मतलब ये कहते हैं ना कि इसको बड़ा घुमा फिरा के यूथ करके एक ड्रामा नाम दे दो, पर आपकी सीधी सी बात है, जो स्कीम्स सेंटर की आई है, जो पैसा सेंटर से आया है, जो पैसा स्टेट से आया है, जो पैसा पंचायत समिति में आ गया जिला परिषद के थ्रू, जो आपके कोटे में पैसा है, उस पैसे को पूरा इम्प्लीमेंट करो धरातल पे, जनता के कोई परेशानी नहीं हो। दूसरा सबसे बड़ा परेशानी क्या होती है साहब, जब आपको पेयजल की सबसे पेयजल और सिंचाई जल की बताई, दूसरी मैंने बताई आपको यहाँ पे औद्योगिकरण की, तीसरी मेरी सबसे बड़ी जो बात है ये है कि देखिए साहब हमारा क्षेत्र क्या है कि हर क्षेत्र की होती है, हमारा क्षेत्र का काम ज़्यादा लगभग क्या है कि लोग जो त्राहित होते हैं वो थाना तहसील के होते हैं, उनको क्या है कि सही गाइडेंस नहीं होता या उनके साथ खाई की होती है। मेरी अटमोस्ट प्रायोरिटी ये है कि अगर आपका मेरा चाहे कोई कार्य करता है, मेरे कोई पार्टी का मेंबर है या वो है या मेरे खिलाफ का कोई विरोधी है, अगर वो व्यक्ति परेशान होके त्राहित होके अगर थाना तहसील जाता है तो उसका वहाँ शोषण ना हो, कुछ अब उसका नाजायज़ काम, अगर उसका कोई जायज़ काम है और उसके लिए उसका शोषण हो रहा है तो ये सबसे बड़ा फेलियर है। मैं कहता हूँ कि अगर पहली बात तो वो अपनी परेशानी लेके आया,
उसके बाद उसका शोषण हो रहा है, तो इसके बाद हम उससे पैसा ले रहे हैं, या एक तरीके से करप्शन, जो उसको इनिशियल स्टेज में कहते हैं करप्शन, वहीं से स्टार्ट होता है, करप्शन का काम हो रहा है। तो इससे ज़्यादा फेलियर और कुछ नहीं हो सकता। आप आपके क्षेत्र के हर व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने का काम बिल्कुल फ्री और फेयर ट्रायल के साथ करवाएं, तो वो आपका एक सक्सेस आपकी मानी जाएगी। अदरवाइज़ अगर उसका एक पैसा भी उसमें खर्च होता है तो वो आपके सिस्टम का फेलियर है। आखिरी सवाल मेरा, आप हमारे चैनल के माध्यम से भादरा तहसील के लोगों को क्या कहना चाहोगे और प्रदेश के युवाओं को? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, तो युवाओं के लिए मेरा एक मैसेज है कि जो युवा शक्ति है वो सबसे ईजीएस्ट होती है मिसगाइड करने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना उत्तेजित हो जाती है, क्योंकि वो आगे की नहीं सोचते, बाद की नहीं सोचते। उत्तेजना हर समय हर वक्त ज़रूरी नहीं कि आपको आपके गोल्स तक, आपके टारगेट तक पहुंचाने का काम करेगी। आप बिल्कुल सोच समझ के अपने जीवन में फैसला लें। आप ऐसा नेता, ऐसा व्यक्ति चुनें जो आपके लंबे समय तक अच्छे बुरे वक्त में काम आए, और जो आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करके आपको बचाने का काम करे। और यही है कि इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। वो फैसला लीजिए जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग जिस फैसले में आपके साथ हों, जो वो फैसला लीजिए जिसके साथ आपका समाज का फैसला हो। इस तरीके के फैसले मत लेना कि बाप से लड़के फैसले लेके मैं आपको वोट देना, नहीं साहब। आप अपने बाप के साथ जाओ, आप अपने परिवार के साथ जाओ, आप अपने दादा के साथ जाओ, आप उसमें सुंदर लगोगे। वो आने वाले वक्त में आपको पता लग जाएगा गलत है फैसला या सही फैसला है। तो ये थे हमारे साथ कार्तिकेय जी डूडी, जो कि रालोपा के युवा नेता हैं, भादरा तहसील से आते हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए शख्सियत के साथ युवाओं की बात के एक नई सीरीज के अंदर। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए आरजे टीवी 24 पे। आरजे टीवी 24 के माध्यम से एक छोटा सा अनुरोध और करते हैं, आइए जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम करें। जय हिंद, जय राजस्थान।